हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत बात की थी और वो हमने यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत एक तो सब रिंग एवं सब फील्ड के अंतर्गत के लिए हमने बात की थी वहाँ पर। तो हमने सब रिंग तथा सब फील्ड से लिए जो मेजर जो थ्योरम है वो हमने की तथा उसके साथ साथ दो एग्जाम्पल और किए यहाँ पर। आज आपका एक एग्जाम्पल और करते हैं जो कि सब रिंग पर बेस्ड है वहाँ पर। उसके बाद हमारे यहाँ पर इस वाले टॉपिक के अंतर्गत जैसे हमने ग्रुप के अंतर्गत पढ़ा था होमोमॉर्फिज्म, जैसे ग्रुप में हमने पढ़ा था होमोमॉर्फिज्म, ठीक उसी प्रकार से वहां पर जो होमोमॉर्फिज्म था उसका नाम था ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि वो किसके ऊपर बेस्ड थी, वो ग्रुप के ऊपर बेस्ड थी। यहाँ पर अब की बार पढ़ेंगे क्योंकि अब की बार हम रिंग के ऊपर पढ़ेंगे उस पर, तो रिंग के ऊपर पढ़ेंगे तो उसी होमोमॉर्फिज्म वो किसके लिए पढ़ेंगे, रिंग पर। ठीक है, तो क्या कहलाएगी आपकी रिंग होमोमॉर्फिज्म। होगा वही तरीका कि वहां पर ग्रुप के लिए पढ़ा था, उसका नाम क्या था, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब यहाँ पर रिंग के लिए पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, रिंग होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पर वहां पर हमने पढ़ा था कि ग्रुप समाकारिता की अष्टी, यहाँ पर भी क्या पढ़ेंगे कि जो रिंग होमोमॉर्फिज्म यानी वलय समाकारिता है उसकी अष्टी पढ़ेंगे यहाँ पर। उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ थ्योरम पढ़ेंगे यहाँ पर कि वहाँ पर भी सब रिंग जैसे होता है ना समाकारिता की अष्टी, वहाँ पर सब ग्रुप हुआ करता था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रूव करेंगे कि जो रिंग समाकारिता की जो अष्टी है वो भी क्या होती है, उपवलय होती है। तो बाकी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग होगी, बिल्कुल जैसा हमने ग्रुप के अंतर्गत वहाँ पर पढ़ा था। तो सबसे पहले उस क्वेश्चंस को करते हैं, उस एग्जाम्पल को बचे हुए को, उसके बाद फिर इस टॉपिक को लेते हैं यहाँ पर। तो आपका जो एग्जाम्पल है वो है कि माना कि R एक वलय है तो सिद्ध कीजिए कि, एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर, माना कि R एक वलय है, R एक वलय है तो सिद्ध कीजिए कि R एक वलय है तो सिद्ध कीजिए कि C बराबर इस तरीके का कोई सेट है जहां पर X इज द एलिमेंट ऑफ R सच दैट कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल y इज द एलिमेंट ऑफ R। इस तरीके से हमारे पास कोई सेट है और इस सेट को हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, वलय R का उपवलय होता है। सिद्ध कीजिए कि C वलय R का उपवलय होता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर जैसा वहां पर क्वेश्चन किए थे हमने पिछले क्वेश्चन, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है एग्जांपल के तौर पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको जो सेट दे रखा है वो किस तरीके का सेट है। सी के बारे में बात करते हैं कि सी सेट जो हमें दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक ऐसा सेट है जो कि रिंग से अपने एलिमेंट को लेता है कि जो एलिमेंट आएंगे वो सब कहां से आएंगे, रिंग से आएंगे। लेकिन रिंग के वो सारे एलिमेंट लेगा कि जो कि रिंग के जो अन्य अवयव है उनके साथ कॉम्यूटेटिव जो गुण है उसको फॉलो करते हो, कि रिंग के वो सारे अवयवों को लेता है कि जो कि रिंग के जिन अवयवों के साथ वो क्रमनिर्णय गुणधर्म का पालन करते हैं उन अवयवों को वो लेता है। जैसे बात करूं मैं यहाँ पर कि ई को हम जानते हैं कि ई क्या होता है, तत्समक अवयव होता है। वो भी कौन सा, कि ई हमारे पास कोई एलिमेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब ये मैं क्या मान रहा हूँ, इसको योज्य तत्समक अवयव मान रहा हूँ, इसको योज्य तत्समक अवयव मान रहा हूँ। अब ये तो क्या कहता है कि वो सारे एक्स आएंगे नहीं, वो सारे एलिमेंट आएंगे जो कि आर के बचे हुए एलिमेंटों के लिए या आर के लिए वो क्या दर्शाते हो, कॉम्यूटेटिव नियम की पालना करते हो यहाँ पर। तो ई हमारा एक एलिमेंट है, मैंने उसको क्या ले लिया, योज्य तत्समक अवयव। और हम जानते हैं कि रिंग के अंतर्गत योज्य तत्समक अवयव कौन होता है, जीरो होता है। तो जीरो की संक्रिया मैं जब रिंग के बाकी एलिमेंटों के साथ कराऊंगा तो मुझे परिणाम में क्या प्राप्त होगा, दोनों जगह बराबर मिलेगा मुझे यहाँ पर, कि चाहे मैं जीरो को यहाँ लगाऊं चाहे जीरो को यहाँ लगाऊं, परिणाम में मुझे क्या मिलने वाला है, जीरो ही प्राप्त होने वाला है यहाँ पर, वही मिलेगा मुझे यहाँ पर। तो हमने क्या देखा कि जीरो हमारे कहाँ पर आ जाएगा, जीरो हमारे सी में आ सकता है क्योंकि जी इस नियम की पालना कर रहा है। और भी यदि इस तरीके के और भी एलिमेंट यदि हैं जो कि अन्य एलिमेंटों के साथ कॉम्यूटेटिव नियम, जरूरी नहीं कि सभी के साथ दर्शाए हो, पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट के साथ यदि वो दर्शा रहा है, कहीं पर भी ऐसे कोई एलिमेंट है जो कि बाकी अन्य अवयवों के साथ, जैसे एक्स तो हमारा आर का हो गया और वाई भी कहाँ से लिया गया, आर से लिया गया। तो एक्स वाला वो एलिमेंट जो जी के अन्य एलिमेंटों के साथ क्या दर्शाता हो, कॉम्यूटेटिव नियम दर्शाता हो। अब जीरो के बारे में हमने कहा था, तो जीरो को आप किसी भी एलिमेंट के साथ लगा दो कि फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, कि रिंग की किसी भी अवयव के साथ जीरो को आप लगाओ तो ये क्या दर्शाएगा, क्रमनिर्णय नियम को दर्शाएगा, गुणन क्रमनिर्णय नियम को। तो इस कारण से क्या कहलाएगा, इस सी का एक एलिमेंट कहलाएगा। तो बाकी और भी जो एलिमेंट इसी तरीके के होंगे सभी यहाँ पर वैलिड होंगे। वैसे हम इसको वलय का केंद्र कहते हैं। यहाँ पर जो सी हमें प्राप्त हुआ ये क्या कहलाता है, वलय का केंद्र। तो वलय के केंद्र की डेफिनेशन यही है कि यदि उन सभी वलयों के एलिमेंटों का समुच्चय जो कि
वलय के अन्य अवयवों के साथ क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हो तो वह वलय के केंद्र कहलाते हैं, या वो सेट वलय का केंद्र कहलाता है। वैसे ग्रुप का केंद्र भी था कि जैसे हमारे पास जी था, जी एक ग्रुप था, तो जी के लिए इसके सेंटर को इस तरीके से डिफाइन किया जाता था कि जी के लिए इसके सेंटर को इस तरीके से डिफाइन किया जाता था कि वो सारे एलिमेंट जी के, कि वो ग्रुप के वो सारे एलिमेंट सच दैट जो कि बाकी अन्य एलिमेंटों के साथ, अब यहाँ पर जी में हमारी पर्टिकुलर कोई संक्रिया होती थी, जी में तो एक ही संक्रिया होती थी ना, यहाँ तो दो दो संक्रियाएं हैं रिंग में तो कौन कौन संक्रियाएं, योगात्मक तथा गुणन। तो हमें कौन सी लेनी है रिंग में से, तो गुणन वाली संक्रिया लेनी है। लेकिन ग्रुप में पर्टिकुलर एक संक्रिया होती थी, तो उस संक्रिया के तहत कैसे देखूं मैं, एक्स स्टार वाई बराबर वाई स्टार एक्स, कि x तो कहाँ से आ रहा है, जी से आ रहा है, तो वो तो केंद्र का एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन बाकी ये जो x है वो सभी बाकी के जो जी के जो अन्य एलिमेंट है उनके साथ क्या दर्शाए, कॉम्यूटेटिव नियम की पालना करता हो, तो उस कंडीशन में यह जो सेट होता था C वह उस ग्रुप का केंद्र कहलाता था। यहाँ वलय पढ़ रहे हैं तो ये वलय का केंद्र कहलाएगा। तो इतनी सी बात है, इसको मैं अनोदर रूप में भी इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि सिद्ध कीजिए कि किसी वलय का केंद्र एक उपवलय होता है, ये कह सकते हैं सीधी सी बात, कि सिद्ध कीजिए कि किसी वलय का केंद्र उपवलय होता है। तो वो इतनी सी लाइन लिखनी थी मुझे यहाँ पर, तो फिर ये हमें कंसीडर करना पड़ता। तो ये बात आपकी बार यहाँ पर दे दी, तो इस वजह से यहाँ पर हमें इसको मानना नहीं पड़ेगा। तो वलय के केंद्र के रूप में कह दे चाहे इस तरीके से कह दे, एक ही बात है। तो किसकी डेफिनेशन है ये, वलय के केंद्र की डेफिनेशन है। क्लियर। अब देखते हैं इसको आगे। तो हमें इसको करना क्या है, हमें तो इसको उपवलय दर्शाना है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा कि उपवलय दर्शाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास जिस सेट को मुझे उपवलय दर्शाना है उसकी दो क्वालिटी तो होनी चाहिए उस सेट की, कि पहले तो जहां पर उसको उपवलय दर्शाना है तो मुझे इसको उपवलय कहां पर दर्शाना है, रिंग आर में दर्शाना है। किसको, सी को वलय आर में मुझे उपवलय दर्शाना है। तो सी की पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि सी आर का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, पहली क्वालिटी। दूसरी क्या है कि जो दूसरी बात है वो क्या होनी चाहिए, सी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, इससे रिक्त नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन हमारी फिर वो थ्योरम आती है जो हमने पढ़ी थी, क्या कि यदि x, y इज द एलिमेंट ऑफ c, कि यदि इस c से दो एलिमेंट यदि हैं तो पहली कंडीशन तो क्या कि x माइनस वाई भी c को बिलोंग करे, और दूसरी कंडीशन क्या कि x डॉट y भी किसको बिलोंग करे, c को। तो उस कंडीशन में हमारा c क्या कहलाएगा, सब रिंग कहलाएगा यहाँ पर। ये उस थ्योरम का स्टेटमेंट था। तो तीनों चीजों को चेक करनी है आपको। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि जो दिया है आपको वहां पर प्रूव दिया है, दिया क्या है, दिया है कि R वलय है, ये हमें दिया है यहाँ पर। तथा और क्या दे रखा है कि C जो कि इस तरीके से दे रखा है कि X इज द एलिमेंट ऑफ R सच दैट X y इक्वल टू y x फॉर ऑल y इज द एलिमेंट ऑफ R। ठीक है, ये हमें C दूर दे रखा है, एक सेट दे रखा है, यहाँ पर सेट लेगा, इसको सेट सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है कि C R का उपवलय है, या C R में कह सकते हैं, C R में उपवलय है। ये चीज हमें यहाँ पर सिद्ध करनी होगी। तो सबसे पहले यही दर्शाएंगे कि C सबसेट ऑफ R, यहाँ पर तो हम लिखेंगे स्पष्ट है, स्पष्ट है कि C इज सबसेट ऑफ R। क्यों है यहाँ पर, क्योंकि जो C का फॉर्मेशन हो किसके द्वारा हो रहा है, रिंग के एलिमेंटों के द्वारा हो रहा है। तो यही तो हमें करना था कि रिंग के एलिमेंट C में भी यदि आते हैं तो क्या कहलाएगा कि C किसका सबसेट हो जाएगा, R का सबसेट हो जाएगा। तो पहली बात हो गई यहाँ पर। अब C को हमें क्या दिखाना है, नॉन एम्प्टी, कि C में कम से कम एक एलिमेंट तो आएगा। तो उसके लिए हमने देखा थोड़ी देर पहले, चूंकि 0 इज द एलिमेंट ऑफ, कहाँ पर कि 0 हमारे पास क्या होता है, योगात्मक तत्समक अवयव होता है, कि 0 हमारे पास क्या होता है, योगात्मक तत्समक अवयव होता है। ठीक है, पर हम देखते हैं कि 0 की संक्रिया यदि मैं दोनों तरफ से यदि यहाँ पर लगाता हूं तो परिणाम में मुझे क्या प्राप्त होगा, वही यदि मैं 0 के लिए, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि 0 हमारे किस में एलिमेंट होता है, R में एलिमेंट होता है यहाँ पर, कि 0 इज द एलिमेंट ऑफ R। किस तरीके से, योज्य तत्समक अवयव, योज्य तत्समक, ये योज्य तत्समक अवयव के रूप में यहाँ पर है। और इसके लिए यदि मैं देखूं तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 0 डॉट y इक्वल टू y डॉट 0। यदि मैं इसको तत्समक अवयव के रूप में लिखूं, e बराबर 0 के रूप में लिखूं, या तो क्योंकि योगात्मक तत्समक अवयव है, या इसको मैं कैसे लिखूं कि e के रूप में लिखूं, तो क्या लिख सकता हूँ कि e डॉट y इक्वल टू
वाई डॉट ई। तो दोनों तरफ से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को चाहे हम बाईं ओर से संक्रिय कराएं चाहे दाईं ओर से कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो ई है उसके बारे में हम ये नहीं कहेंगे कि ये गुणन तत्समकव्यव है, क्योंकि गुणन तत्समकव्यव की बात तो ऐसी है कि रिंग के अंतर्गत वो होता नहीं है वहाँ पर, क्योंकि यदि वो होता तो हम आगे की चीज़ और चेक करते हैं, यहाँ पर उसको फील्ड ही कह देते हैं यहाँ पर। तो ये हमें अभी पता नहीं है यहाँ पर कि इसमें गुणन तत्समकव्यव है या नहीं है। यदि ये गुणन तत्समकव्यव को भी एग्जिस्ट करती तो यहाँ पर 1 और आ जाता। जो गुणन तत्समकव्यव जो 1 होता है वो भी यहाँ पर और आ जाता, तो 0 के अलावा एक एलिमेंट हमें और का मिल जाता, 1 और मिल जाता। तो 2 एलिमेंट तो हम सीधे सीधे दिखा सकते थे यहाँ पर। ठीक है, तो अभी तक तो मैंने सिर्फ इसको इतना ही लिखा है यहाँ पर कि हमारे पास इस तरीके का रिजल्ट है यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ से क्या मिल गया कि ऐसा करने पर हमने देखा कि 0 इज द एलिमेंट ऑफ R। किस तरीके से कि यहाँ पर ये नियम लागू हो रहा है, तो हम क्या कह देंगे कि हमारे पास जो C है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 5 है। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई जो हमें दिखाना था इसको कि ये क्या है, एक अरिक्त है। तो हम चीजें यहाँ पर हमने इसको दिखाया कि C क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन के लिए हमें यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा कि माना कि C से कोई 2 एलिमेंट है हमारे पास। तो हमने तीसरी कंडीशन ली यहाँ पर कि माना x, y इज द एलिमेंट ऑफ C, कि हमने वलय के केंद्र से क्या ले लिए, 2 एलिमेंट ले लिए यहाँ पर। अगर यदि ये दोनों एलिमेंट वलय के केंद्र से हैं तो ये क्या दर्शाने चाहिए, ये इस नियम की पालना करनी चाहिए। तो मैंने उसको x y न लेकर उसको अलग ले लिया, क्योंकि y यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है हमने। तो हमने इसको कैसे लिया कि x1, x2, कि माना x1, x2 इज द एलिमेंट ऑफ C। यदि ये C के एलिमेंट है तो क्या होगा कि x1 डॉट y इज इक्वल टू y डॉट x1 तथा x2 डॉट y इज इक्वल टू y डॉट x2 फॉर ऑल y इज द एलिमेंट ऑफ R एंड फॉर ऑल y इज द एलिमेंट ऑफ R। यदि केंद्र के यदि एलिमेंट है तो ये इस नियम की अनुपालना करनी चाहिए यहाँ पर। तो ये चीज हमने यहाँ पर लिख दी। क्लियर यहाँ तक? अब हमें ये दिखाना है यहाँ पर कि हमें तो इसको क्या दिखाना था, सब रिंग दिखाना था। तो सब रिंग दिखाने के लिए सबसे पहले इसको क्या देख रहे थे, सब रिंग दिखाने के लिए तो देखना था कि पहले ये अरिक्त उपसमुच्चय बनाता है नहीं बनाता है। तो उपसमुच्चय अरिक्त होने के लिए हमने दोनों कंडीशन 1 व 2 से इसको अरिक्त उपसमुच्चय दिखा दिया। अब हमें जो उपवलय की जो प्रॉपर्टी है, उपवलय की जो हमारे पास थ्योरम है उसको हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पर। तो अब मैंने क्या लिया, अब हमने इन दोनों एलिमेंट को हमें क्या करना है, घटाना है यहाँ पर, और घटाकर देखना है कि वास्तव में C को बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि x1 माइनस x2। ठीक है, अब x1 माइनस x2 के मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, y लगा दिया यहाँ पर। और यदि ये हमारे इस C का यदि एलिमेंट होगा, यदि हमारे इस C का यदि एलिमेंट होगा तो उस कंडीशन में हम क्या कह पाएंगे कि x1 माइनस x2 इज द एलिमेंट ऑफ C कह पाएंगे यहाँ पर। अभी तक तो हमने इसको क्या कहा है यहाँ पर कि x माइनस वाई को हम C का एलिमेंट दिखाना चाहते हैं यहाँ पर, कि जो परिणाम आएगा वो किस नियम की पालना करना चाहिए कि x माइनस x2 y इज इक्वल टू y x1 माइनस x2, इस नियम की ये पालना करना चाहिए। तभी कहेंगे कि ये किसका एलिमेंट है, C का, तभी कह पाएंगे यहाँ पर। और यदि ऐसा हो जाएगा तो कहेंगे कि x1 और x2 दो C के एलिमेंट थे, तो इनका जो डिफरेंस होता है x1 माइनस x2 वो भी किसका एलिमेंट है, C का। तो ये हमें यहाँ पर देखना है। तो अभी तक तो मैंने इतना ही लिखा बस यहाँ पर। ठीक है, हमने ये रिजल्ट लिखा। इसको बराबर में कैसे लिख सकते हैं, मैंने इसको यहाँ लिखा थोड़ा सा कि x1 माइनस x2 डॉट y। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, इसको अगेन लिखा कि x1 प्लस माइनस का x2 और भार क्या है डॉट y। ये हमारे पास क्योंकि हमने जो लिया है वो क्या है, एक रिंग को लिया है और सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, रिंग के। तो रिंग पर क्या होता है, गुणन की योग प्रबंधन लागू होती है। तो यहाँ से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि x1 डॉट y प्लस का माइनस का x2 डॉट y, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। बल्कि हमें तो चाहिए क्या था कि y तो इधर आ जाए, ये यहाँ पर आ जाए। तो हमने यहाँ से देखा कि x1 y को कैसे लिखा जा सकता है, y डॉट x1। अगेन मैंने इसको क्या लिख दिया, y डॉट x1। इसी तरीके से यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे कि माइनस के चिन्ह को तो यही रहने दिया, यहाँ इसको कैसे लिख दिया कि माइनस का y डॉट x2, इस तरीके से लिख दिया। अगेन दोनों को मैंने यदि सोल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि x1 प्लस का माइनस का x2, या अगेन कैसे लिख सकता हूँ कि y डॉट x1 माइनस x2। तो वास्तव में जो x1 माइनस x2 नामक जो एलिमेंट हमने बनाया था, इसने भी किसकी परिभाषा को फॉलो किया, जो वलय का जो केंद्र होता है कि यदि उस x को मैं y के दाईं ओर या बाईं ओर लगाऊं तो कॉम्यूटेटिव नियम की पालना करना चाहिए। ये होता है ना वलय का सेंटर का रूल यहाँ पर। तो उसने क्या किया कि x1 माइनस x2 ने भी वलय के सेंटर की जो डेफिनेशन थी उसको क्या किया, फॉलो किया यहाँ पर। तो क्या लिख देंगे, इंप्लाइज दैट कि x1
कोमा x2 इज द एलिमेंट ऑफ सी, कि ये दोनों कहाँ के थे, वलय के केंद्र के एलिमेंट के थे यहाँ पर। और इनका जो परिणाम है इंप्लाइज दैट कि जो x1 माइनस x2 है उसने भी किस में पहुंच गया, वो भी सी में पहुंच गया। और यही हमारा उपवलय का पहला नियम था यहाँ पर फॉर ऑल। तो फॉर ऑल x1 कोमा x2 इज द एलिमेंट ऑफ सी इंप्लाइज दैट कि x1 माइनस x2 इज द एलिमेंट ऑफ सी। किसके बेसिस पर, क्योंकि उन्होंने वलय की जो केंद्र की जो डेफिनेशन थी उसको क्या किया यहाँ पर, फुलफिल किया है, उसको फॉलो किया यहाँ पर। ठीक है। अब दूसरी बात क्या थी कि हमें ये भी दिखाना था यहाँ पर कि x1 और x2 के लिए क्या दिखाना था कि x1 डॉट x2 ये किसको बिलोंग करे, ये भी किसको बिलोंग करे, सी को। यानी दोनों का गुणनफल है वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए, सी को। तो उसके लिए भी सेम रिजल्ट होगा कि हम अब की बार में हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों का गुणनफल वो सी को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो गुणनफल बिलोंग तब कर पाएगा कि जब मैं लिखूं x1 डॉट x2 और इसकी संक्रिया किससे कराऊं, y से, और परिणाम मुझे क्या मिले, y डॉट x1 डॉट x2, तभी होगा। यानी ये भी जो वलय का केंद्र है उसके नियम को फॉलो करना चाहिए, उसकी पालना करनी चाहिए यहाँ पर, इसका भी। तो यही काम हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो अगेन हमने यहाँ पर पुनः क्या लिखा, पुनः y डॉट x1 डॉट x2, हमें तो ये देखना है यहाँ पर कि y के साथ मैंने जब x1 डॉट x2 की संक्रिया कराई तो परिणाम क्या आता है यहाँ पर। तो यहाँ से हमने देखा कि मैं इसको एसोसिएटिव नियम की सहायता से कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि जानते हैं कि वलय में गुणन के लिए एसोसिएटिव नियम काम करता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अगेन y डॉट x1 डॉट x2 एसोसिएटिव नियम से, साहचर्य जो एसोसिएटिव नियम है उसकी सहायता से। ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, y डॉट x1, और y डॉट x1 को कैसे लिखा जाता है, x डॉट x1 की हेल्प, तो x1 डॉट y हो गया यहाँ पर डॉट x2। अगेन मैंने x1 को तो यही रखा है एसोसिएटिव नियम के साथ, दोनों को एक साथ फिर से कर दिया यहाँ पर। एसोसिएटिव नियम से हम जानते हैं कि पहले दो को ले सकते हैं तो अंतिम दो को भी ले सकते हैं, अब की बार अंतिम दो को ले लिया। अब नियम नंबर 2 ने देखो यहाँ से कि y डॉट x2 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, x2 डॉट y में। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि x1 डॉट x2 और बाहर क्या आ जाएगा, डॉट y। तो ये तो हमने क्या देखा कि हमने y के दाईं ओर x1 तथा x2 को लिया, अब की बार कहाँ गए, दोनों यहाँ आ गए। हमने देखा इंप्लाइज दैट कि x1 डॉट x2 इज द एलिमेंट ऑफ c, कि ये दोनों भी कहाँ पर पहुंच गए, c में पहुंच गए, यानी सेंटर में पहुंच गए। क्यों हो गए, क्यों इन्होंने भी जो वलय के केंद्र की जो डेफिनेशन थी उसको क्या किया, फुलफिल किया। तो इस कारण से इनको भी कहाँ बिठा दिया हमने, वलय के केंद्र में। किसके लिए, फॉर ऑल x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ c, कि x1 x2 यदि c के एलिमेंट है तो इनका जो डॉट होगा वो भी कहाँ पर जाएगा, सेंटर पे जाएगा, और सेंटर पे जाएगा तो ये किसके एलिमेंट हो जाएंगे, ये भी इसके एलिमेंट हो जाएंगे। तो फाइनली हमें मिला के यहाँ पर कि हमारे पास जो उपवलय की जो थ्योरम थी वो यहाँ पर क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। और जब उपवलय की थ्योरम वेरीफाई हो रही है तो क्या लिख देंगे इसको, कि इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास जो c है जो कि क्या है, वलय का केंद्र है। c क्या है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा देखना आप इसको ना, कि जो c है जो कि क्या है, वलय का केंद्र है। तो वलय का केंद्र भी क्या होता है, c भी उपवलय है। वलय का केंद्र भी क्या होता है, उपवलय होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि हमें जो c डिफाइन करके दे रखा है वो भी क्या होता है, वास्तव में एक सब रिंग का निर्माण करता है। यहाँ क्लियर। तो एक बार नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हमारे सब रिंग से रिलेटेड तथा सब फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास वलय समाकारिता, रिंग होमोमॉर्फिज्म। पिछली यूनिट में हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था, इस वाले में हम पढ़ेंगे रिंग होमोमॉर्फिज्म, वलय समाकारिता।
रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो इससे पहले की यूनिट थी उसमें हमने पढ़ा था ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि ग्रुप के अंतर्गत भी हम समाकारिता चेक करते हैं यहाँ पर। उसी तरीके से अब हमारा रिंग का टॉपिक है तो रिंग के अंतर भी समाकारिता चेक करेंगे यहाँ पर। तो समाकारिता के बारे में हमने वहां पर भी चर्चा की थी, आज फिर भी थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं कि होमो का मतलब होता है समान और मॉर्फिज्म का मतलब होता है आकार या आकृति। ठीक है, और वलय का मतलब आप जानते, रिंग का मतलब जानते हो वलय। तो हमारे पास यदि समान आकृति की यदि दो चीजें होंगी तो उनको हम क्या कहेंगे, होमोमॉर्फिज्म कहेंगे वहां पर। यदि समान आकार या आकृति की यदि हमारे पास कोई चीजें होंगी तो वहां पर उनको क्या कहेंगे, हम होमोमॉर्फिज्म को वहां पर डिफाइन करेंगे वहां पर। अब हम वलय के अंतर्गत ऐसा पढ़ रहे हैं तो जब हमारे पास दो वलय होंगी, क्योंकि समान आकार होने के लिए आपको पता है कम से कम न्यूनतम दो तो होना चाहिए वहां पर, तो हम बात करते हैं दो की यहाँ पर। यदि हमारे पास दो वलय हैं और उन वलयों में कहीं ना कहीं समानता हमें प्राप्त होती है, कि उन वलयों में हमें कहीं ना कहीं समानता प्राप्त होती है। अब समानता का मतलब ये नहीं कि एक रिंग हमारी इस तरीके से थी R1 और दूसरी रिंग R2, और समानता का मतलब ये बना ले कि दोनों के दोनों बराबर, ऐसा नहीं। समानता का मतलब ये है कि यहाँ जो अवयव जो कार्य कर रहा था वही यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा अवयव कार्य करना चाहिए, या इसके इस अवयव का संबंध लगभग इसके इस अवयव से होना चाहिए, यानी इसके प्रत्येक अवयव का संबंध इसके प्रत्येक अवयव से होना चाहिए, इसके प्रत्येक अवयव का संबंध इसके प्रत्येक अवयव से होना चाहिए वहां पर। इसका एवरी एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए सामने वाले दूसरे रिंग के अवयव के साथ यहाँ पर। ठीक है, अब ये कनेक्टेड किस तरीके से होता है कि जैसे इसमें एलिमेंट्स हो, यहाँ पर इस रिंग के अंतर्गत कितने एलिमेंट है, यहाँ पर इसके अंतर्गत भी कितने एलिमेंट्स हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर कि प्रत्येक अवयव से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि हमारे यहाँ पर परिमित अवयव और इसके कुछ परिमित अवयवों से जुड़ते हैं, वो कि इसमें 100 एलिमेंट इसके कुछ 100 एलिमेंटों से जुड़ते हैं, उसके बाद भी कुछ अवयव रह जाते हैं, तो हमने तो ये देखना था कि यहाँ पर हमारा जो ये रिंग है वो इस रिंग के, ये रिंग जैसा कार्य कर रहा है, यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट उसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं यहाँ पर भी, कि जैसे इस रिंग के अंतर्गत कुछ कार्य हो रहा था उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है यहाँ पर। अब उसको कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पर, कि जैसे मेरे पास यहाँ पर कुछ एलिमेंट है इस रिंग के अंतर्गत A और B, ठीक है, और हमने यहाँ पर एक फलन परिभाषित किया जो कि कहाँ से जा रहा है, इस R1 से कहाँ पर जा रहा है, R2 पर जा रहा है, कि एक मैपिंग है जो कि इस पहले वाले रिंग के साइड से इस दूसरे वाले रिंग के साइड पर जा रही है। ये जो फलन प्रतिचित्रण है वो F कहाँ से जा रहा है, R1 से R2 पर जा रहा है। यहाँ पर इसमें जो एलिमेंट A होता है वह है वहां पे जाके क्या बन जाता है, FA। जो एलिमेंट यहाँ पर A होता है वो वहां पे जाके किस नाम से कहा जाता है, उसको FA, कि A का कहीं ना कहीं रूप यहाँ पर किसी न किसी नाम से होना चाहिए। कि जैसे मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल के रूप में लेता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ कोई इस तरीके का था 3 4 है ना, ये किस तरीके का कोई रिंग का कोई एग्जांपल था, मैं जनरली इसको ले रहा हूँ, भले से रिंग ना हो लेकिन मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखा कि ये हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट था, 2 4 6 8 10 इस तरीके की व्यवस्था थी यहाँ पर। तो हमने देखा कि जब यहाँ पर A एलिमेंट ये है, B ये है, C ये है, D है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसे ही है। तो मैं इसके इस एलिमेंट को क्या कह रहा हूँ, FA कह रहा हूँ, इसको FB कह रहा हूँ, इसको FC कह रहा हूँ, इसको FD कह रहा हूँ। इस तरीके से इन एलिमेंटों का मैंने नाम दे दिया और एक प्रतिचित्रण यहाँ पर इस तरीके से लिखा कि F कहाँ से है, कि R1 से कहाँ पर है, R2 पर है यहाँ पर। और कैसा है कि F के अंतर्गत X रखा जाता है तो उसको 2X में कन्वर्ट कर देता है, ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब उसमें परिवर्तन इसमें थोड़ी हो रहा है, ये तो वास्तव में हो क्या रहा है यहाँ पर कि इस सेट के अवयवों को इस सेट के अवयवों से कनेक्ट किया जा रहा है, यानी R1 के एलिमेंटों को R2 के एलिमेंटों से कनेक्ट किया जा रहा है। अब ऐसा थोड़ी है उसने कि इस प्रतिचित्रण ने R के एक अवयव को उसमें बदल दिया, बदला नहीं है कुछ भी, बस ये है कि इसके अवयव को इसके साथ जोड़ा जा रहा है, केवल जोड़ा जा रहा है और कुछ भी नहीं, कि यहाँ ये एलिमेंट पहले भी था और होमोमॉर्फिज्म होने के बाद भी जो कहते रहेगा। बस ये है कि ये पता लगा पाएंगे कि इसके इस एलिमेंट को इस अवयव के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर इसको A कहा, इसके रूप को इसको क्या कह दिया यहाँ पर 2, तो हमने क्या देखा कि A का कनेक्शन किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ हो रहा है, 2 का कनेक्शन किसके साथ हो रहा है, 4 के साथ, 3 का कनेक्शन 6 के साथ और 4 का किसके साथ हो रहा है, 8 के साथ। तो इस तरीके से देखा हमने कि यहाँ पर इसके अवयव इनके अवयव के साथ जुड़ रहे हैं। अब जुड़ कैसे रहे हैं कि जैसे अवयव यहाँ थे बिल्कुल उसी तरीके का ऑर्डर हमने यहाँ पर भी प्राप्त कर लिया यहाँ पर, कि जो काम जैसा यहाँ पर हो रहा था कि जैसे 1 2 3 4 एलिमेंट, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट थे, तो हमने उन अवयवों को किसके साथ जोड़ दिया, R2 के इन अवयवों के साथ जोड़ दिया।
तो यदि ऐसा हम प्रत्येक एलिमेंट के साथ कर पाते हैं, या ऐसा कोई हमारे पास रिंग है या ऐसी दो रिंग है हमारे पास जिनमें ऐसा नियम हो रहा है यहाँ पर कि उसके प्रत्येक एलिमेंट को सामने वाले रिंग के एलिमेंटों के साथ जोड़ा जा सकता है, ठीक है, यदि उसके प्रत्येक एलिमेंट को सामने वाले रिंग के अवयव के साथ जोड़ा जा सकता है, तो वहां पर हमें एक समानता मिल जाएगी कि इसके इस एलिमेंट को यहाँ जाके इस नाम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसके इस एलिमेंट को यहाँ जाके इस नाम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ऐसा होने पर हम क्या देखेंगे कि उन वलयों में हमें एक समानता प्राप्त हो जाएगी। तो यदि आपसे कोई पूछे भी ना वहां पर कि R2 का या R1 के इस R1 में यदि कोई एलिमेंट ऐसा है तो R2 में कैसा होगा, तो हम इसके बेसिस पे बता सकते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वहाँ पर एक सिमिलरिटी मिल रही है, वहाँ पर एक समानता मिल रही है दोनों वलयों के अंतर्गत। तो यही आपकी क्या कहलाती है, वलय की होमोमॉर्फिज्म कहलाती है, वलय की समाकारिता कहलाती है यहाँ पर। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर ग्रुप में तो एक संक्रिया डिफाइन होती थी, यहाँ पर दो संक्रियाएं डिफाइन होती हैं, तो उसी के बेसिस पर हमारे यहाँ पर प्रतिचित्रण भी हम समाकारिता भी दो तरीके से डिफाइन करते हैं। किस तरीके से कि यदि मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पर रिंग होमोमॉर्फिज्म की, यहाँ पर हमने लिखा यदि वलय समाकारिता की परिभाषा, वलय समाकारिता, तो हमने लिखा यदि R तथा S दो वलय है, R तथा S दो वलय है तथा प्रतिचित्रण F सच दैट R2S पर परिभाषित है तो F समाकारिता है, तो F समाकारिता कहलाती है, समाकारिता कहलाती है यदि, ये F को हम यहाँ कहेंगे समाकारिता कहेंगे, कब कहेंगे कि यदि मैं A के दो अवयवों को यदि जोड़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि रिंग है दोनों के दोनों, रिंग में दो ही संक्रियाएं होंगी, या तो योगात्मक या गुणनफल, तो यदि मैं R के नॉर्मली दो अवयवों को जोड़ता हूं, उसका F प्रतिचित्रण लेता हूं, तो सामने जाके किस नाम से आया, वो FA प्लस FB के नाम से आए। अब ये बात भी क्लियर है कि इसमें ये जो एलिमेंट है वो किसका है, ये तो R का है, और ये जो एलिमेंट है वो किसके हैं, S के एलिमेंट है। तो हमने देखा कि S में भी दो ही ऑपरेशन थे, एक तो प्लस वाले और एक गुणन वाले, तो हमने यहाँ पर प्लस वाले को प्लस वाले के साथ ऐड कर दिया। तो ये किसके लिए होगा कि फॉर ऑल A, B इज द एलिमेंट ऑफ R, कि R के प्रत्येक अवयव के लिए ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, यदि हमारे पास संक्रिया यदि हम गुणन लें, यानी दो अवयवों को गुणा करें और उसके बाद उसका F प्रतिचित्रण लें किसमें, R के अंतर्गत, तो उसका परिणाम कैसा प्राप्त होगा यहाँ पर FA डॉट FB के द्वारा प्राप्त, फॉर ऑल A, B इज द एलिमेंट ऑफ R, कि R के प्रत्येक एलिमेंटों के लिए यदि ये दोनों रूल वहां पर यदि लागू होते हैं तो क्या कहेंगे, तो इंप्लाइज दैट F क्या कहलाएगी, हमारी समाकारिता कहलाएगी यहाँ पर, कि उस कंडीशन में F को हम क्या कह पाएंगे, होमोमॉर्फिज्म कह पाएंगे फ्रॉम रिंग R to S पर। ठीक है। अब ये चीज हमने कर क्या रहे हैं यहाँ पर, इधर देखो, यहाँ पर जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी यहाँ पर कि यदि ये मेरे पास कोई R रिंग है और ये मेरे पास कोई S रिंग है, यहाँ पर ये कौन सी रिंग है आपकी R और ये कौन सी है S। हमने कहा कि एक प्रतिचित्रण है S है यहाँ पर, ठीक है, एक प्रतिचित्रण कैसे, जो कि R से S पर जा रहा है, उसका नाम क्या है, F है यहाँ पर, ठीक है। अब F में दो प्रकार के एलिमेंट है, एक तो सिंगल ऐसे एलिमेंट आ जाए जैसे A B C आ जाए, एक जोड़े वाले एलिमेंट आ जाए यहाँ पर A डॉट B वाले, यहाँ पर दोनों प्रकार के पॉसिबल है, क्योंकि F में दोनों संक्रियाएं कार्य कर रही है, योग वाली भी और गुणन वाली भी। तो जोड़ेंगे तो जोड़ जैसा परिणाम आना चाहिए। तो हम पहले तो ये मानते थे कि A यदि यहाँ पर है तो F के द्वारा वो किस नाम से होता है, FA के नाम से होता है। यदि यहाँ B है तो इसमें एलिमेंट किस नाम से इंडिकेशन होगा, उसका FB नाम से होगा। इसी तरीके से C होगा तो किस नाम से होगा, FC नाम से होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम तो ये देखना चाहते हैं कि इसमें कि FA डॉट B किस नाम से होगा वहां जाके, और FA प्लस B किस नाम से होगा, यही तो देखना चाहते हैं यहाँ पर, कि जो काम यहाँ जैसा हो रहा है वो वहां जाके कैसा होगा, तभी तो कह पाएंगे उसको समाकारिता, कि जो काम यहाँ जैसा हो रहा है क्या उन इसके अवयवों के मध्य, कि इसके जो अवयव FA तथा FB FC नाम से इंडिकेशन हो रहे हैं, कि अवयवों को तो मैंने जोड़ दिया, लेकिन क्या होने वाले परिणामों को मैं यहाँ पर जोड़ सकता हूँ क्या, यहाँ पर यदि परिणामों को भी मैं इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकूँ S में जाके, तो बिल्कुल कि R से S पर जो F था वो क्या कहलाएगा, समाकारिता, क्योंकि जैसा काम यहाँ होगा वैसा का वैसा उसमें भी हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल ऐसा कैसा। तो हमने देखा कि A प्लस B को यदि मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पर तो A प्लस B नाम से वो कहलाते हैं, तो यहाँ किस नाम से होंगे वो,
तो यहाँ हमने देखा कि ए का प्रतिचित्रण यहाँ किस नाम से, एफ ए नाम से, और बी का प्रतिचित्रण किस नाम से, एफ बी नाम से। तो यहाँ इसका क्या हो जाना चाहिए, एफ ए प्लस एफ बी। यही तो होना चाहिए कि यहाँ तो अवयवों को जोड़ रहे तो वहां उनके प्रतिचित्रण जुड़ने चाहिए। तो यहाँ हम किसको जोड़ पाएंगे यहाँ पर कि यदि ऐसा रिजल्ट होगा तो यहाँ किस नाम से डिफाइन होना चाहिए, वो एफ ए प्लस एफ बी के नाम से। और ये यहाँ की पहली कंडीशन। इसी तरीके से दूसरा हो जाएगा कि यहाँ जो ए डॉट बी नाम से है तो यहाँ पर ये भी किसी न किसी नाम से डिफाइन होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जो ए था वो यहाँ जाके एफ ए बन जाता है और जो बी था वो यहाँ जाके क्या बन जाता है, एफ बी बन जाता है। तो एफ ए डॉट बी वहाँ कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ कैसा दिखाई देगा कि एफ ए डॉट एफ बी जैसा दिखाई देगा। और यदि ये भी यहाँ पर गुण यदि विद्यमान हो तो उस कंडीशन में हमारा दूसरा नियम हो जाएगा कि गुणन होगा तो इस तरीके से स्पष्ट किया कर रहा होगा वहाँ पर, और ऐड होगा तो वो इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा होगा। तो यही हमारी क्या कहलाती है, समाकारिता कहलाती है, कि जो कि एक रिंग को दूसरी रिंग से जोड़ती है, यानी उनमें समानता होने का गुण ये प्रदर्शित करती है कि यहाँ पर इन दोनों वलयों के मध्य एक समानता हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब इन्हीं में देखो यहाँ पर कि ये रिंग अलग है, एस रिंग अलग है। अगर यदि मैं इसी रिंग को यदि मैं R बराबर R पर कर दूं कि जो F था मेरा जिसको मैं समाकारिता कह रहा था यहाँ पर रिंग R से S पर, उसमें यदि दोनों रिंगों को बराबर ले लिया जाए यहाँ पर तो अब ये रिंग बदल जाएगी यहाँ पर। अब इस रिंग का नाम क्या होगा, अंतरकारिता, रिंग अंतरकारिता या वलय अंतरकारिता। अब इसका नाम क्या होगा, वलय अंतरकारिता। ठीक है, रिंग एंडोमॉर्फिज्म कहलाएगी यहाँ पे, वलय अंतरकारिता कहलाएगी यहाँ पर। दूसरी बात देखो, हम जानते हैं कि हमने जिस फलन को परिभाषित, ये क्या है, फंक्शन है यहाँ पर, और फंक्शन के गुण कौन कौन से होते हैं, एककी भी होता है, आच्छादक भी होता है, अंतरछेदी भी होता है और बहुएकी भी होता है यहाँ पर। तो यदि मैं बात करूं कि मेरा ये फलन दो गुणों और शामिल कर रहा है इसमें, कौन सा, एककी होने का, तो यही जो जिसको मैं क्या कह रहा था पहले एफ को कि दो गुणों के साथ तो क्या बन रहा था, ये समाकारिता बन रहा था, वलय समाकारिता। यदि इसमें एककी गुण और शामिल हो जाए तो क्या बन जाएगा, ये एककी समाकारिता बन जाएगा। और यदि आच्छादक शामिल हो जाए इसमें एफ में, यानी एफ समाकारिता तो है लेकिन साथ के साथ उसमें आच्छादक होने का गुण भी विद्यमान है, जो आच्छादक फलन होने का जो गुण है वो भी उसमें विद्यमान है, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे उस समाकारिता को, आच्छादक समाकारिता। और यदि दोनों गुण यदि उसमें विद्यमान है समाकारिता में तो उसको हम क्या कहेंगे, तुल्यकारिता कहेंगे। वहां पर क्या कहेंगे, तुल्यकारिता। तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन और है, तो इनको हम एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये तो हमारी क्या हो गई, समाकारिता यहाँ पर। अब देखते हैं आगे विशेष। विशेष में हम देखें यहाँ पर, यदि यदि हम देखें यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूं विशेष, यदि समाकारिता, यदि वलय समाकारिता, यदि वलय समाकारिता, यदि वलय समाकारिता R से R पर है तो अंतरकारिता कहलाती है, अंतरकारिता, वलय अंतरकारिता। रिंग एंडोमॉर्फिज्म, इस स्थिति में क्या कहेंगे उसको, रिंग एंडोमॉर्फिज्म कहेंगे उसको। दूसरा है, यदि F such that R to R समाकारिता, समाकारिता एक की समाकारिता भी है, एक की भी है, तो यानी जिस होमोमॉर्फिज्म को हम, जिसको हम रिंग होमोमॉर्फिज्म कह रहे हैं वो 1-1 भी है वहां पर, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि यदि जो हमारे पास समाकारिता है वो साथ के साथ एक की भी है तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, हम उसे एक की समाकारिता कहेंगे, है तो एक की समाकारिता कहलाती है, एक की समाकारिता कहलाती है। उस कंडीशन में क्या कहेंगे, उसे हमें 1-1 मॉर्फिज्म कहेंगे यहाँ पर। तीसरी कंडीशन, यदि F such that
एफ सच दैट, ये आर नहीं है केवल एस करो यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार हमने इसको कर ही दिया था अंतरकारिता के लिए। तो आर से एस पर यदि समाकारिता एक की भी है तो कौन सी हो जाएगी, एक की समाकारिता। और यदि आर से एस पर समाकारिता, एस पर समाकारिता, ये डेफिनेशन है छोटी छोटी सी, समाकारिता आच्छादक है, आच्छादक है तो आच्छादक समाकारिता, वलय आच्छादक समाकारिता कहलाती है। ये हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन हो गई। चौथी डेफिनेशन है हमारी यहाँ पर कि यदि एफ सच दैट आर टू एस समाकारिता, वलय समाकारिता, वलय समाकारिता, पहली कंडीशन तो क्या है, वो एक की भी है, तथा दूसरी कंडीशन है आच्छादक भी है। और क्या है, वो आच्छादक समाकारिता है, एक की होने के साथ साथ क्या है, वो आच्छादक भी है। तो उस कंडीशन में है तो एफ सच दैट आर टू एस तुल्यकारिता कहलाती है, वलय तुल्यकारिता कहलाती है, वलय तुल्यकारिता, वलय तुल्यकारिता कहेंगे रिंग आइसोमॉर्फिज्म, रिंग आइसोमॉर्फिज्म। तो क्या होगा, रिंग आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है तुल्यकारिता। ठीक है, तो यदि हमारे पास समकारिता भी है, समकारिता में दोनों गुण वो भी विद्यमान है, एक की तथा आच्छादक होने का, तो उस कंडीशन में हमारी जो वलय है वो क्या कहलाएगी, तुल्यकारिता कहलाएगी। तो क्लियर हो रहा है सभी को यहाँ पर। तो हमारी जो पहले से सबसे पहले हमने जो पढ़ा था कि यदि दो वलयों के मध्य यदि कोई प्रतिचित्रण एफ एक समाकारिता कहलाता है, यदि उन दोनों गुणधर्मों का वो पालन करता है तो हमारे पास समाकारिता आ गई। उसमें यदि हम उन दोनों रिंगों को बराबर कर दे तो वह जो समाकारिता कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, वलय अंतरकारिता, वलय अंतरकारिता कहलाएगी, रिंग एंडोमॉर्फिज्म कहलाएगी। और यदि समाकारिता एक की है तो एक की समाकारिता कहलाती है, आच्छादक है तो आच्छादक समाकारिता कहलाती है। और यदि कोई समाकारिता एक की भी है, आच्छादक भी है, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे, तुल्यकारिता, या कहेंगे रिंग आइसोमॉर्फिज्म, उसको हम कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यदि हमारे पास कोई अंतरकारिता, या यूं कहूं मैं कि कोई प्रतिचित्रण एफ सच दैट आर टू आर समाकारिता है तथा एक की भी है और आच्छादक भी है, अब की बार मैंने क्या नाम लिया, आर टू आर, और साथ के साथ क्या है, वो समाकारिता भी है, तो उस कंडीशन में एक की तथा आच्छादक होने की कंडीशन में वह जो समाकारिता थी अब वो क्या बन जाएगी, स्वकारिता बन जाएगी। वो उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं उसको, कि जब सेट बराबर हो जाए तो तुल्यकारिता ही किसमें बन जाती है, स्वकारिता में, उसमें ऑटोमॉर्फिज्म उसको बोला जाता है, रिंग ऑटोमॉर्फिज्म वहां पर। ठीक है, तो बेसिक सी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पर। तो नेक्स्ट लिखते हैं रिंग ऑटोमॉर्फिज्म, रिंग ऑटोमॉर्फिज्म। रिंग ऑटोमॉर्फिज्म, इसमें क्या होगा, यदि हमारे पास कोई समाकारिता है, तो मैं कह रहा हूं यदि एफ सच दैट आर टू आर समाकारी अंतरकारिता, वलय सच दैट, यदि हमारे पास कोई रिंग है, कोई प्रतिचित्रण है एफ सच दैट आर टू आर पर, और वो अंतरकारिता है, समाकारिता न होकर क्या है, केवल अंतरकारिता, क्योंकि अब केवल हमने रिंग को दोनों को क्या कर दिया, बराबर। ठीक है, अंतरकारिता स्वकारिता, अंतरकारिता स्वकारिता कहलाती है, यहाँ फॉर्म आया अंतरकारिता स्वकारिता, स्वकारिता को ही क्या बोलते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म। स्वकारिता अंतरकारिता कहलाती है यदि एक की तथा आच्छादक भी है, तथा आच्छादक भी,
कि यदि हमारी अंतरकारिता एककी तथा आच्छादक भी है तो उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे उसको वहां पर, ठीक है। या कोई तुल्यकारिता, या कोई तुल्यकारिता, कोई तुल्यकारिता F स्वकारिता कहलाती है, कोई तुल्यकारिता F स्वकारिता कहलाती है यदि, कोई तुल्यकारिता F स्वकारिता कहलाती है यदि F सच दैट R to R, कि यदि वहां पर क्या हो कि जो रिंग हम जो अलग अलग लेते थे वो रिंग अलग अलग न लेकर एक ही रिंग को यदि लें दोनों तरफ, तो उस कंडीशन में तुल्यकारिता किस नाम से जानी जाती है, स्वकारिता के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी सी ये डेफिनेशंस है। नेक्स्ट डेफिनेशन होगी हमारी वलय समाकारिता की अष्टी, कर्नेल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, कर्नेल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, वलय समाकारिता की अष्टी देखिए, कर्नेल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, कर्नेल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, कर्नेल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, वलय समाकारिता की अष्टी, ठीक है। वलय समाकारिता की अष्टी हमें यहाँ पर समझनी होगी। तो यदि हमारे पास यदि F सच दैट R to S पर कोई समाकारिता, कोई वलय समाकारिता, कोई वलय समाकारिता है तो समाकारिता की अष्टी है, तो समाकारिता की अष्टी, समाकारिता की अष्टी को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो K बराबर यहाँ पर किस तरीके से होगा कि X इज द एलिमेंट ऑफ R, कि वो सारे रिंग के एलिमेंट सच दैट कि यदि हम उन्हें X को रखें तो उनकी मैपिंग कहाँ पर हो, 0 डैश पर। और 0 डैश क्या है यहाँ पर, इसके बारे में वो लिख देते हैं, जहाँ जो 0 डैश है वो S में योग तत्समक अवयव है, S में योग तत्समक अवयव है, जहाँ 0 डैश S में क्या है, योग तत्समक अवयव है। तो वो सारे R के एलिमेंट यानी वो सारे रिंग R के एलिमेंट जिनकी प्रतिचित्रण या जिनकी मैपिंग सामने वाले में O डैश पर यदि होती हो तो वो सारे एलिमेंट R की क्या कहलाएंगी, अष्टी के एलिमेंट को कहलाएंगे, और उनका जो समुच्चय है वो क्या कहलाएगा, R की अष्टी कहलाएगा। तो ये हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म की क्या है, अष्टी की डेफिनेशन है यहाँ पर। अब मैं जैसे इसको दूसरे शब्दों में लूँ तो जैसे कि मेरे पास 100 विद्यार्थी हैं, 100 स्टूडेंट हैं, जिनको कि छोड़ा जाता है कि आपको एक सामने वाली स्कूल का गेट खोल दिया जाता है कि इस स्कूल में जाके आपको बैठना है। यहाँ पर ये आपसे कहा गया है कि 100 विद्यार्थी हैं जिनको क्या कहा आपसे कि सामने वाली स्कूल में जाके आपको बैठना है यहाँ पर, ठीक है। अब 100 के 100 विद्यार्थी चल दिए वहाँ से दौड़कर वहाँ से गेट के अंदर होके जाके, अब उसमें 10 रूम है वहाँ पर, स्कूल में कितने रूम है वहाँ पर, 10 रूम है वहाँ पर। इस तरीके से एक रूम ऐसा है जो कि वहाँ पर जिसमें AC लगी हुई है, वहाँ पर एक रूम कौन सा है जहाँ पर AC लगी हुई है यहाँ पर। तो उन विद्यार्थियों में से जो विद्यार्थी इस AC वाले रूम में जाएंगे यहाँ पर बैठने के लिए, बाकी विद्यार्थी सारे उसी में चले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, सबकी इच्छा अपनी अपनी होती है। तो कोई कहाँ पर जाएगा, कोई कहाँ पे जाएगा, कोई कहाँ पे जाएगा, कोई कहाँ पे जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी उस AC वाले रूम में चले जाएं, कि यदि वहाँ पर किसी रूम में AC लगी हो और जो विद्यार्थी उस AC वाले रूम में चले जाएं, तो वो जो रूम था वो विशिष्ट था, तो हम उस AC वाले रूम में जितने भी जाने वाले जो विद्यार्थी होंगे उन सभी को क्या कहेंगे, अष्टी कहेंगे। यहाँ पर इस समाकारिता के अंतर्गत क्या कहेंगे, उसको अष्टी कहेंगे। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। ये जो स्कूल थी ये कौन सी थी, आपकी S नाम से है, ये स्कूल S नाम से है, और जो विद्यार्थी जा रहे हैं वो कहाँ से जा रहे हैं, हमारी वलय R के जा रहे हैं यहाँ पर। तो वो सारे विद्यार्थी
जो आर के जा रहे हैं कहाँ पर जा रहे हैं, एस में जा रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों में से वो विद्यार्थी जो कि एसी वाले रूम में बैठते हैं, एसी वाले रूम में मतलब हो गया कि एस के आइडेंटिटी एलिमेंट पर जाकर अपनी मैपिंग दर्शाते हैं, या एस के आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रदर्शित करते हैं, तो वो सारे के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, हमारे इस रिंग की अष्टी के एलिमेंट कहलाएंगे, तथा उस समुच्चय को यानी उन सभी स्टूडेंट के सेट को क्या कहेंगे, इस वलय की अष्टी कहेंगे, इस वलय की समाकारिता की अष्टी, या कहेंगे रिंग समाकारिता की अष्टी कहेंगे उसको यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। तो अष्टी का मतलब कुछ भी नहीं है, सब इतना सा है कि एलिमेंटों का एक सेट होगा जो कि सामने वाले रिंग की तत्समक अवयव पर मैप होते हैं। यहाँ देखो कि वो सारे आर के एलिमेंट, आर हमारी यही तो था कि आर से एस पर कोई फलन परिभाषित था, तो वो सारे आर के एलिमेंट यानी वो सारे एक्स जिनकी मैपिंग सामने वाले यानी एस डैश एस के तत्समक अवयव पर, और एस के इस जीरो डैश के बारे में हमने कह रखा है कि ये जीरो जो डैश है वो क्या है, एस का योग तत्समक अवयव है। ठीक है, तो इस अवयव पर यदि मैपिंग उनकी जाके होती है तो वो सारे के सारे जो एक्स एलिमेंट है यानी जो एलिमेंटों का जो समूह है वह हमारा क्या कहलाएगा, वलय की समाकारिता का कर्नेल वो कहलाता है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये जो बात मैंने कही है यहाँ पर। ठीक है, अब उससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है वलय का अंतःस्थापन। वलय का अंतःस्थापन, वलय का अंतःस्थापन एम्बेडिंग ऑफ ए रिंग। वलय का अंतःस्थापन तो वलय का अंतःस्थापन किसको कहेंगे कि यदि हमारे पास कोई वलय यहाँ पर है आर और एक वलय यहाँ पर है आर डैश, हमारे पास एक वलय तो कहाँ पर है आर और एक वलय क्या है आर डैश है, आपको दिखाई दे नहीं रहा होगा ऊपर शायद, एक मिनट, एम्बेडिंग ऑफ ए रिंग। तो हमारे पास एक वलय तो यहाँ पर है आर और एक वलय यहाँ पर है आर डैश। ठीक है, ये आर डैश नाम से, और इस आर डैश में एक सब रिंग है यहाँ पर, एक है उपवलय जिसका नाम क्या है एस है यहाँ पर, कि इस वलय के अंतर्गत भी क्या है एक उपवलय यहाँ पर, उपवलय के बारे में पढ़ ही चुके हैं यहाँ पर। तो यदि मेरे पास कोई होमोमॉर्फिज्म इस तरीके से है जो कि आर तथा एस को तुल्यकारिता प्रदर्शित करती है, कि मेरे पास क्या है एक होमोमॉर्फिज्म है यहाँ पर, रिंग होमोमॉर्फिज्म जो कि क्या है तुल्यकारी है यहाँ पर, ये मेरे पास एक होमोमॉर्फिज्म है एफ जो कि कहां से है इस आर से एस पर क्या हो रही है तुल्यकारी, अर्थात एफ सच दैट आर टू एस पर यदि हमारे पास कोई समाकारिता है और वो भी कौन सी तुल्यकारिता है, यूं कहूं कि एफ क्या है एक तुल्यकारिता है जो कि आर से एस पर है, तो उस कंडीशन में हम आर का आर डैश पर अंतःस्थापन कहेंगे इसको, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर आर का आर डैश पर इसको क्या कहेंगे अंतःस्थापन कहेंगे यहाँ पर, यानी एम्बेडिंग ऑफ ए रिंग कहेंगे कि इस वलय आर का सामने वाली वलय आर डैश पर अंतःस्थापन क्या कहेंगे अंतःस्थापन कहेंगे यहाँ पर इसको। ठीक है, तो यही हमारी अंतःस्थापन की डेफिनेशन है कि यदि दो रिंग इस तरीके से हो, यहाँ पर एक रिंग बड़ी हो और उसके अंतर्गत क्या हो एक सब रिंग हो यहाँ पर, तो यदि उस सब रिंग पर हमारी रिंग क्या होती है, कौन सी होती है तुल्यकारिता, ये क्या होती है आइसोमॉर्फिक यदि होती है, तो उस कंडीशन में हम उस वलय को उस बड़ी वाली वलय आर डैश पर क्या कहते हैं अंतःस्थापन कहते हैं इसको, अंतःस्थापन ही अंतःस्थापन 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 कहेंगे यहाँ पर उसको। ठीक है, तथा आर डैश को आर का विस्तार कहेंगे, और यहाँ पर जो आर डैश होगा उसको क्या कहेंगे इसका एक्सटेंशन कहेंगे, आर डैश को क्या कहेंगे आर का विस्तार कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास वलय के अंतःस्थापन की डेफिनेशन है, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, यदि
यदि R तथा R डैश दो वलय हैं तथा R डैश का उपवलय S है एवं कोई प्रतिचित्रण F सच दैट R2 S पर तुल्यकारी है, R2 S पर तुल्यकारिता है, तो R2 S पर तुल्यकारिता है तो R डैश में अंतःस्थापन कहलाता है तो R डैश में है तो R डैश में अंतःस्थापन कहलाता है। तथा R डैश को R का विस्तार कहा जाता है। तथा R डैश को R का विस्तार कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं। एम्बेडिंग ऑफ रिंग का मतलब होता है कि यदि हमारे पास दो रिंग है, उनमें से एक रिंग बड़ी है, तो बड़ी वाली रिंग में यदि कोई सब रिंग उसकी उपस्थित है तो उस सब रिंग पर यदि किसी रिंग के लिए तुल्यकारी प्रतिचित्रण परिभाषित होता है, या कहीं कि कोई रिंग उस सब रिंग पर तुल्यकारी है, तो उस स्थिति में उस रिंग को उस रिंग का क्या कहेंगे, R डैश पर अंतःस्थापन कहेंगे उसको। वहां पर कि जो छोटी वाली रिंग था उसका बड़ी वाली रिंग पर क्या हो रहा है, अंतःस्थापन हो रहा है, तथा हम वहां पर R डैश को उस छोटी वाली रिंग का क्या कहेंगे, विस्तार कहेंगे। विस्तार करते हैं मतलब कि ये जो रिंग है R डैश वो इस रिंग से क्या हो रही है, ज्यादा एक्सटेंसिव है यहाँ पर, ये ज्यादा बड़ी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये हम यहाँ पर समझेंगे इससे यहाँ पर। तो ये डेफिनेशन है कुछ छोटी छोटी जिनकी आज हमने चर्चा की। अब इनसे संबंधित हम क्वेश्चंस तथा जो आगे की जो थ्योरम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।